हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड लेक्चर। हमारे क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पिछली क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था केमिस्ट्री का, और हिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो। आज सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आखिर कौन सी स्टेट होती है मैटर की, और कौन सी इसकी क्लासिफिकेशन होती है, मैटर क्या होता है और कितनी तरह का होता है। ये सब कुछ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपने जरूर सुना होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ये कौन सी क्लासिफिकेशन होती है। तो इसी से शुरुआत करते हैं। साथ में आज के लेक्चर से मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इकट्ठा किए हैं। आप लोग उन क्वेश्चंस को जरूर से ट्राई करना, और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर भी लिखने की कोशिश करना, ताकि आप लोग मैच कर सको कि आपके कौन से आंसर सही हैं। तो अभी हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट से। स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूं इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बारे में। देखिए, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी दो मैटर हैं हमारे पास, कोई भी दो पार्टिकल हैं हमारे पास, उनके बीच में हमेशा ही कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती है। यहाँ पर दो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, दो डिफरेंट टाइप की फोर्सेस के। पहली यहाँ पर आपको दिखेगी कि मैंने बार मैग्नेट्स की यहाँ पर डायग्राम्स जो है ले रखी है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस इमेज में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। सेकंड में आप लोग देखेंगे, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मतलब कि ओपोजिट पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं। सेकंड में आप लोग देखेंगे नेक्स्ट इमेज में, दोनों नॉर्थ पोल हमारे पास आ गए। दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर धकेल रहे हैं। सिमिलरली लास्ट वाली इमेज के अंदर क्या हुआ, दोनों साउथ पोल हो गए, और दोनों साउथ पोल भी एक दूसरे को दूर दूर धकेल रहे हैं। तो यहां से हम लोग इस फोर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज समझ गए। जो सेम पोल हैं, दोनों नॉर्थ पोल हैं या फिर दोनों साउथ पोल हैं, वो एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं, दूर पुश कर रहे हैं। और जो अपोजिट पोल्स हैं, नॉर्थ साउथ पोल या फिर साउथ नॉर्थ पोल, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। यही जो फिनोमिना है, ये चार्जेस के अंदर भी ऐसे ही फॉलो होता है। नीचे मैंने यहाँ पर चार्जेस ड्रॉ कर रखे हैं। फर्स्ट इमेज में आपको दिखेगा दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। सेम चार्जेस भी ऐसे ही रिपेल करते हैं। सेकंड इमेज में आप लोग देखेंगे दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर पुश करेंगे। लेकिन जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी ये जो फोर्सेस हैं, ये कैसे हमें एक्सप्लेन करेगी मैटर के बारे में और सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। तो देखो, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर गैसियस फॉर्म में होगा, ये इसी चीज पर डिपेंड करता है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस कितनी ज्यादा मजबूत हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि आप लोग डायरेक्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ने लग जाओ। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो चार्जेस हैं, हमारे केमिस्ट्री में हम लोग चार्जेस को कैसे अप्रोच करते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये आपको पता ही है, एटम एक सिंगल एलिमेंट का होता है और मॉलिक्यूल मल्टीपल एटम के मिलने से बनता है। यहाँ पर कुछ तरीके के एटम्स मैंने बनाए हुए हैं। जैसे पहला एटम हमारे पास है नॉर्मल हाइड्रोजन का, और वो एक हाइड्रोजन के एटम के साथ में ही जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरीके से H2 मॉलिक्यूल हो गया। अभी एलिमेंट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसका यहाँ पर क्या रोल है, देखो। मॉलिक्यूल्स कैन पोजेस पार्शियल चार्जेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, मल्टीपल एटम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सभी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तब तो कोई पार्शियल चार्ज क्रिएट नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में क्या था भाई, दोनों एटम्स हाइड्रोजन के थे। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर। तो जितनी पावर इस हाइड्रोजन की थी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, उतनी ही पावर इस हाइड्रोजन एटम की भी थी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बिल्कुल बीच में रहेगी, किसी भी एक की तरफ ज्यादा डाइवर्ट नहीं होगी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, इससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैंने कौन सा ड्रॉ किया है, देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर बीच में है कार्बन, ये हमारे पास कार्बन एटम हो गया, और एजिज पे है दोनों ऑक्सीजन। तो ये एक तरीके से हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया है हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल। अभी कार्बन में और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन भी यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। दोनों कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, लेकिन दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एटम सेम है, ऑक्सीजन एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। जितनी फोर्स कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड खींच रही है उतनी ही फोर्स राइट साइड भी खींच रही है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस बार भी बॉन्ड्स के बीच में ही रहेगी। ठीक है, तो इस बार भी कोई भी पार्शियल चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे, इस बार भी चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स बीच में ही है, मतलब चार्ज का सेपरेशन नहीं हुआ। अब यहां पर मैं आपको एक और मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल देता हूं। देखो नीचे मैंने यहां पर ड्रॉ किया है भाई अमोनिया मॉलिक्यूल। ये तीन हो गए हाइड्रोजन एटम्स, और ऊपर हो गया हमारे पास नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। अभी ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को अपनी तरफ खींचने वाला है। सभी हाइड्रोजन एटम से अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा। तो NH3 मॉलिक्यूल्स में बेसिकली क्या हुआ, ये ध्यान से समझो। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का था NH3 मॉलिक्यूल। अभी क्योंकि नाइट्रोजन एटम ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली, तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हुए हैं। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है नाइट्रोजन के ऊपर, इसीलिए अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। डेल्टा का मतलब है पार्शियल पॉजिटिव। अगर कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक हो जाता, N नेगेटिव आयन बन जाता और H पॉजिटिव आयन बन जाता, तो उसको हम लोग बोलते थे फुल चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एक पार्शियल चार्ज ही आया है। हाइड्रोजन्स के ऊपर क्या आएगा भाई, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इनके पास से इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, मूव कर गए हैं नाइट्रोजन की तरफ। जिसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिए उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए उनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो मतलब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में पार्शियल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। आगे मैंने एक जो मॉलिक्यूल बनाया है ये है भाई वाटर मॉलिक्यूल OH2। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हैं दो हाइड्रोजन के एटम्स, और बीच में है हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, इनमें भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, ये ऑक्सीजन का एटम है। ये इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और इस वाले से भी खींचेगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को अपनी तरफ खींचेगा इन बॉन्ड से। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर भी क्या हुआ, देखो वाटर मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर गए, कुछ इस तरीके से। यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कर गए शिफ्ट, ऑक्सीजन पर आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन्स पर आ गया डेल्टा
पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से जो है पार्शियल चार्जेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी ये पार्शियल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, अमोनिया में भी करते हैं। अभी ये जो पार्शियल चार्जेस हैं ये हमारे पास डिसाइड करते हैं वाटर की स्टेट को, कि वाटर किस फॉर्म में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या फिर गैस फॉर्म में होगा। मतलब कि वाटर हमारे पास आइस की फॉर्म में होगा, नॉर्मल हमारे पास लिक्विड वाटर की फॉर्म में होगा, या फिर स्टीम की फॉर्म में होगा, गैस की फॉर्म में होगा। अब ये जो इंटर पार्टिकल चार्जेस हैं इनकी वजह से फोर्स भी जनरेट होगी। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव अगर चार्जेस बनेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल भी कर सकते हैं। तो वही केस हम लोग समझते हैं। वाटर का एग्जांपल लेके हम लोग तीनों स्टेट समझेंगे, आपके सारे मैटर के क्लियर हो जाएंगे। देखो भाई, यहाँ पर मान लो नॉर्मल बीकर के अंदर वाटर है। अब वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ये हैं। वाटर के अंदर मैंने आपको बताया है हाइड्रोजन एटम्स पर होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से सभी हाइड्रोजन्स पर क्या होगा भाई, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पर होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अभी जैसा कि मैंने बताया ऑपोजिट चार्जेस करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो यहां मान लो ये ऑक्सीजन एटम हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है और इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। तो इन दोनों के बीच में भी एक अट्रैक्शन होने वाला है। मतलब कि ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम इन दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन जो है होगा। अब केमिस्ट्री में उसी अट्रैक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन एटम के और एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन उनके बीच में अट्रैक्शन है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के बीच में इसी तरीके की जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में ही ये दिखानी होती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की मत दिखाना और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मत दिखाना। ठीक है, इस तरीके की अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब यहां से एक बात आप लोग समझो, ये अट्रैक्शन जो है, ये फोर्स जो है, अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए, अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे। वैसा होने से वाटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएगा। ये हम लोग समझते हैं ये कैसा होता है। देखो, अगर हमारे पास डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रोंगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो मतलब वो एक दूसरे के पास पास आएंगे और उससे डेंसिटी बढ़ेगी, उससे वाटर सॉलिडिफाई होगा। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट करती हैं वाटर की। तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं सॉलिड वाटर जो होता है या फिर ये कहें कि जो आइस होती है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो काफी पास पास होंगे, या फिर ये कहें कि उसके अंदर जो है वो इंटर पार्टिकल फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होंगी, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रोंगेस्ट होगी। तो इस तरीके से इंटर पार्टिकल फोर्सेस के ऊपर ही मैटर की स्टेट जो है वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो सॉलिड फॉर्म के अंदर हमने क्या बताया भाई, इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है स्ट्रोंगेस्ट होती हैं। तो सॉलिड के अंदर आप लोग यहां से लिख सकते हैं स्ट्रोंगेस्ट फोर्सेस, और गैस के अंदर हम लोग लिख सकते हैं वीकेस्ट फोर्सेस। वन बाय वन हम लोग सब कुछ अब समझना शुरू करते हैं। देखो, मैटर हमारे पास क्या हो गया, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज ए मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर हो गया। अब स्टेट जो है, स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस
अमंग द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। मैटर की जो स्टेट है, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या फिर गैस होगी, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज के एक्सटेंट पे ही डिपेंड करती है। अब फोर्सेज जो है वो स्ट्रोंग होगी या वीक होगी, इसको हम लोग अल्टर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे? देखो, extent of intermolecular forces can be changed by changing properties like temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम लोग चेंज कर दें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कमजोर पड़ सकती हैं या फिर और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं। इसको आप लोग इसी चीज से समझ सकते हो। मान लो हम लोगों ने बर्फ ली, बर्फ को अगर हम लोग गर्म करें, मतलब हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर जैसे हमने बढ़ाया, मोलिक्यूल्स के अंदर की फोर्स वीक पड़ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थी वो कमजोर पड़ गई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स बने थे वो वीक हो गए, और इस वजह से आइस जो है वो मेल्ट कर जाती है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर फर्क पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से। इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड सब्सटेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज हमने इंपॉर्टेंट क्या सीखी कि मैटर की जो स्टेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज के एक्सटेंट पे, और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज का जो एक्सटेंट है, कितनी ज्यादा स्ट्रोंग है, कितनी ज्यादा वीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं फोर्सेज का एक्सटेंट। वो हम लोग चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प से। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास हो गए बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भाई वोटर। वोटर एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। देखो, हम लोग इसी का एग्जांपल लेके सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और इसी के अंदर एक छोटा सा एक्सेप्शन है। देखो, फॉर वोटर डेंसिटी ऑफ सॉलिड आइस इज एक्सेप्शनली लोअर देन लिक्विड वाटर, दैट इज व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। यहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा भाई? जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर कम करते जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पास आते जाते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स जो है बढ़ जाती है, एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो अगर पास पास आएंगे तो डेंसिटी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन वाटर के केस में हल्का सा एक डिफरेंस आता है। उसका रीजन हम लोग समझते हैं कि आखिर देखो, अगर हम लोग बात करें भाई वाटर की, तो यहाँ पर है लिक्विड वाटर, और अगर हम लोग इसके अंदर सॉलिड वाटर डाल दें, आइस डाल दें, आइस क्योंकि सॉलिड है उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए तो वो डूबनी चाहिए, लेकिन आइस जो है वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर। डेंसिटी का आखिर यहाँ पर क्या रोल है? तो यहाँ पर देखो, डेंसिटी जो है ना वाटर की, वो सॉलिड फॉर्म में कम होती है, लिक्विड में ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है, इस एक्सेप्शन का क्या कारण है, ये हम लोग समझते हैं। देखो, व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। मान लो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, किसी भी ग्लास के अंदर रखे हुए हैं, जैसा कि इस ऊपर वाली इमेज में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब लिक्विड फॉर्म में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बहुत ही रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं। वहां पर उनकी मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते रहेंगे, यहां पर देखो लेफ्ट से राइट टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, और राइट से लेफ्ट जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी डाउन आती जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स और ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। अभी यहाँ पर क्या होता है, देखो, एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे, जो कि वाटर के लिए है 4 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे जब हम लोग आते हैं ना,
तो काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाती है, ये जो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे थे लिक्विड फॉर्म में, ये इतना ज्यादा स्लो हो जाते हैं कि एक हेक्सागोनल पैटर्न ये बना लेते हैं। इस तरीके का हेक्सागोनल पैटर्न ये बना लेते हैं और यही हमारे पास असल स्ट्रक्चर होता है भाई आइस का। तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई, उसी के साथ साथ इन्होंने ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है बना लिया। अब इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में क्योंकि ये अरेंज हो गया, इस वजह से यहाँ पर ये एक डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है। इसके बीच में एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हो कि एयर बबल्स भी आ सकते हैं। ये खाली बबल्स हैं जो कि इसके बीच में बहुत सारे बन गए हैं। लिक्विड फॉर्म में इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, लिक्विड फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या थी भाई इसकी कंपेरेटिवली, इस तरीके से काफी सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एडजस्ट हो रखे थे। लेकिन आइस जैसे ही ये बनी, एक तरीके से एक क्रिस्टल जैसा पैटर्न इसने बना लिया, एक तरीके से हेक्सागोनल अरेंजमेंट इसने बना लिया, तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी और भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, वाटर के लिए सॉलिड स्टेट की डेंसिटी कम होती है लिक्विड से भी। और वाटर की अगर मैं डेंसिटी बताऊं आपको मैक्सिमम कहाँ पर होती है, तो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे ही डेंसिटी जो है मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री से नीचे जाएंगे तो डेंसिटी अगेन कम होने लग जाएगी। मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पर है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, इस पॉइंट पर। तो यही रीजन है क्योंकि डेंसिटी जो है वो आइस की कम हो गई, बर्फ की डेंसिटी कम हो गई, इसीलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, अभी सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर हम लोग डिफ्रेंसिएशन समझ लेते हैं। कुछ बेसिक से पॉइंट हैं जो कि आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पता होने चाहिए। इन स्टेट्स की बात करते हैं भाई, ये स्टेट क्या होती है, देखो सॉलिड लिक्विड गैस इनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, मैटर 3 तरीके का होता है सॉलिड लिक्विड गैस, इसको फिजिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्योंकि मैटर जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो फिजिकली इन 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। या तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर वो लिक्विड हो सकता है, या फिर वो गैस फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। इनके अलावा भी एक स्टेट होती है प्लाज्मा। उसके अंदर क्या होता है, मैटर के जो एटम्स होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो वो एक अलग स्टेट है। हमारे आसपास के सराउंडिंग में मैक्सिमम चीजें जो है वो सॉलिड लिक्विड या फिर गैस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए यही तीनों हमारे लिए मेन है। तो सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों स्टेट्स में हम लोग वन बाय वन डिफरेंट समझते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है भाई, रिजिडिटी का मतलब है किसी भी चीज का फ्लेक्सिबल ना होना। फ्लेक्सिबिलिटी की एक तरीके से उल्टी आप लोग समझ सकते हो रिजिडिटी को। रिजिडिटी मतलब वो कितना ज्यादा अपनी शेप को एक जैसा रख सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी। अभी सॉलिड जो हैं उन वो सबसे ज्यादा रिजिड होते हैं, उनकी शेप आसानी से चेंज करती नहीं है। लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं होते, उनकी शेप वो कहाँ पर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वाटर को अगर बोतल में लेंगे तो बोतल की शेप हो जाएगी, वाटर को अगर हम लोग ग्लास में लेंगे ग्लास की शेप हो जाएगी। तो जिस तरीके का कंटेनर है उसी के जैसी जो शेप है वो हो जाती है हमारे पास लिक्विड की, उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी एक तरीके से समझ लो काफी सिमिलर ही है। फिक्स शेप का होना ही रिजिडिटी कहलाता है। तो रिजिड सबसे ज्यादा कौन हो गए, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। और अगर फिक्स्ड शेप की बात करें तो सॉलिड की शेप फिक्स होती है, लिक्विड की फिक्स नहीं होती, और गैस की शेप भी फिक्स नहीं होती। तो ये बात हो गई रिजिडिटी की और एक फिक्स्ड शेप की। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम होता है एक तरीके से जो मैटर है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, कि कितनी जगह उसने घेरी हुई है। अब जो सॉलिड होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वो सॉलिड हमेशा उतना ही स्पेस घेरेंगे। लेकिन गैस जो है वो ऐसी स्टेट होती है जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है।
गैसेज के अंदर इनफाइनाइट स्पेस ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी होती है। इसका रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि गैसेज के मॉलिक्यूल्स में ना के बराबर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वो जितना दूर चाहे उतना दूर एक दूसरे से जा सकते हैं। तो जैसे ही एक गैस की बोतल को अगर हम लोग खोल देना ओपन एटमॉस्फेयर में, तो वो पूरे सराउंडिंग्स के अंदर फैल जाएगी। तो वॉल्यूम उनका किसी भी तरीके से फिक्स जो है नहीं होता है। वॉल्यूम वो इनफाइनाइट भी ले सकती हैं। हालांकि गैसेज को स्टोर करने के लिए उन्हें कंप्रेस किया जाता है ताकि वो कम वॉल्यूम में आ सके, कम वॉल्यूम में ज्यादा क्वांटिटी उनकी रख सके, लेकिन उतना वॉल्यूम उसका हम लोग नहीं मानते हैं। उस जैसे ही कंटेनर को हम लोग ओपन करेंगे, गैस जो है वो इनफाइनाइट स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स होता है, गैस का फिक्स जो है नहीं होता है। ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी। अभी बात करते हैं डेंसिटी की। अभी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला भी आप लोग यहां पर लिख सकते हो। डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इज मास प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि हम लोग एक यूनिट वॉल्यूम में मास की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इस डेंसिटी को हम लोग मास की डेंसिटी भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो कि हमारे पास कोई आयन है, सोडियम प्लस आयन, तो इसके ऊपर चार्ज की कितनी डेंसिटी है उसको हम लोग चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी का मतलब सिंपल सा ये होता है, किसी प्रॉपर्टी का एक यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट होना, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेस में वो प्रॉपर्टी कितनी प्रेजेंट है। यहाँ पर हम लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में मास की बात कर रहे थे, तो ये मास डेंसिटी हो गई। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें चार्ज डेंसिटी की, तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी कि एक दिए हुए एटम के सरफेस एरिया पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें मैट्रिक क्लासिफिकेशन में मास डेंसिटी ही पढ़नी है। मास डेंसिटी क्या हो गई? मास ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। अभी यहाँ पर देखो भाई, डेंसिटी की अगर बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में लिक्विड की डेंसिटी मीडियम होती है, और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। जैसे जैसे पार्टिकल दूर जाते रहेंगे, तो एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे। एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर ही कितने पार्टिकल हैं उसी को हम लोग डेंसिटी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, गैस की डेंसिटी सबसे कम। अभी सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के काफी पास पास होते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर इंटर पार्टिकल फोर्सेज उनमें सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से सॉलिड्स हैव क्लोजली टाइट एंड ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होना। तो सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स जो है टाइटली पैक होते हैं और एक सॉलिड फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर आइस को देखा था, देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये आइस फॉर्म में एक पैटर्न बनाए हुए हैं इस तरीके से। तो सॉलिड फॉर्म में जो पार्टिकल हैं वो अरेंज्ड होते हैं। ये मतलब हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट का। लिक्विड के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो जो पार्टिकल है ना, वो क्लोजली पैक्ड तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं होती। वो एक स्पेसिफिक क्रिस्टल के जैसा स्ट्रक्चर जो है नहीं बनाते हैं। उनके अंदर क्या होता है, देखो लिक्विड के अंदर भी काफी ज्यादा क्लोजली हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो पैक्ड हैं। ये आप लोग देख सकते हो, लिक्विड के अंदर भी काफी क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों में ही पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन गैस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो पार्टिकल्स होते हैं काफी ज्यादा दूर, और साथ ही साथ उनके अंदर कोई रेगुलर पैटर्न भी होता, कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं होता। वो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, रैंडमली डायरेक्शंस में इधर उधर घूम रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है?
सब्सटेंस को प्रेस करने की टेंडेंसी। अगर हम लोग ऊपर और नीचे से फोर्स लगाएं तो उस सब्सटेंस को हम लोग कितना उसका वॉल्यूम हम लोग कम कर सकते हैं, उसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। अभी सॉलिड जो है उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी मिनिमम होती है। कोई भी सब्सटेंस है उसकी सॉलिड फॉर्म में उसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होने वाली है। लिक्विड जो है वो कंपैरेटिवली सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल वो भी नहीं होते। लेकिन जो गैसेज होती हैं, गैसेज हमारे पास हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी अगर किन्हीं की होती है तो वो होती है भाई गैसेज की। अब गैसेज को क्योंकि हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, उनका वॉल्यूम हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं प्रेशर लगा के, इसी वजह से हम लोग गैसेज को ना स्टोर भी कर सकते हैं। किसी कंटेनर के अंदर हम लोग स्टोर करके भी गैसेज को रख सकते हैं, क्योंकि बहुत कम वॉल्यूम में हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी को कैप्चर कर पाएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना कंप्रेसिबिलिटी, ये गैसेज को स्टोर करने के काम आती है। स्टोर करने में इस प्रॉपर्टी का ही रोल होता है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेज की। आप लोग चाहो तो इनको नोट कर सकते हो। और फिर हम लोग बढ़ते हैं भाई आगे। ये जो स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों इंटरकन्वर्टिबल होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेम्परेचर बढ़ा के घटा के, प्रेशर को इंक्रीज करके डिक्रीज करके हम लोग इन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में ना जब भी एक स्टेट चेंज होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग कुछ नाम देते हैं। तो यहाँ पर मेन 6 प्रोसेसेस के नाम मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये स्टेट आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं। ये हमारे पास है सॉलिड स्टेट, ऊपर हमारे पास है गैसियस स्टेट, और यहाँ पर हमारे पास है लिक्विड स्टेट। सॉलिड को आप लोग आइस से कंपेयर कर सकते हो, और लिक्विड को आप लोग नॉर्मल वाटर से कंपेयर कर सकते हो, एंड गैस को आप लोग नॉर्मल स्टीम से कंपेयर कर सकते हो, भाप से कंपेयर कर सकते हो। तो इन तीनों से ही रिलेटेड जो स्टेट्स होती हैं, उनके अंदर जब चेंज आता है, कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करता है या लिक्विड गैस में कन्वर्ट करती है, तो इनके कन्वर्जन को क्या क्या कहा जाता है वो आप लोग देख सकते हो। सबसे सिंपल से शुरुआत करते हैं भाई। अगर कोई सॉलिड, मान लो कि सॉलिड आइस जो है, ये सॉलिड आइस जो है पिघल रही है लिक्विड के अंदर, मतलब आइस सॉलिड थी और वो लिक्विड बनने लग गई है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। ये हमारे पास कौन सी प्रोसेस हो गई? मेल्टिंग। और अगर मान लो पानी लिक्विड है और वो सॉलिडिफाई हो रहा है, मतलब बर्फ जम रही है, उसको बोला जाता है फ्रीजिंग। तो ये दो प्रोसेसेस हो गई। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग है, और लिक्विड का सॉलिड में फ्रीज होना फ्रीजिंग है। अब बात करते हैं लिक्विड और गैस के अंदर जो स्टेट चेंज होती है। तो देखो, जब पानी गर्म होकर उसके वेपर बनने लग जाते हैं, उसकी भाप बनने लग जाती है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। यहाँ पर मान लो वाटर लिक्विड था, यहाँ पर क्या है? गैस है। जैसे ही लिक्विड जो है वो कन्वर्ट कर रहा है गैस के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं इवेपोरेशन। और जब गैस के वेपर सेटल डाउन होते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है भाप का वापिस से पानी बनना। तो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है वापिस से, उसको हम लोग बोल रहे हैं कंडेंसेशन। और जब लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? इवेपोरेशन। ठीक है भाई, ये हो गई हमारे पास लिक्विड और गैस की बात। अब बात करते हैं गैस की और सॉलिड की। गैस और सॉलिड जब इंटर कन्वर्टन करते हैं तो वो कैसे होता है? देखो, सॉलिड से गैस बनना, डायरेक्टली गैस बनना, ऐसा हर कंपाउंड के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। अगर वाटर के अंदर हम लोग देखें तो बर्फ से डायरेक्टली कभी भी वो भाप नहीं बनेगी। पहले आइस पिघलेगी, उसके बाद हम लोग गैस उसको बना सकते हैं। जैसे ही हम लोग बर्फ को गर्म करना शुरू करते हैं, तो पहले वो लिक्विड बनने वाली है, लिक्विड के बाद वो गैस करेगी। लेकिन काफी सारे कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं, खास करके कुछ स्टोर्ड गैसेज को
हम लोग बाहर जैसे ही निकालते हैं तो वो डायरेक्टली गैस बन के भी उड़ जाती हैं। सॉलिड से डायरेक्टली गैस के अंदर भी कन्वर्जन हो जाता है। सिमिलर केस हमें देखने को मिलता है आयोडीन के साथ में। आयोडीन को जैसे ही किसी कंटेनर में रखा जाता है ना, उसके वेपर उड़ने लगते हैं, मतलब वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड फॉर्म जो बीच में बनती है वो बन ही नहीं रही। तो काफी सारे सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड और गैस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। सारे सब्सटेंसेस वाटर की तरह नहीं होते कि पहला सॉलिड से वो लिक्विड ही बनेगा उसके बाद वो गैस बनेगा, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास सॉलिड और गैस के अंदर इंटर कन्वर्जन की भी प्रोसेसेस जो हैं वो लिखी हुई है, ये आप लोग देख सकते हो। जब गैस के पार्टिकल नीचे डिपॉजिट होने लग जाते हैं सॉलिड फॉर्म में, गैस आसपास घूम रही थी, वो सॉलिड के सरफेस पे डिपॉजिट होने लग गई है, तो गैस का सॉलिड में डिपॉजिट होना डिपोजिशन कहलाता है। और जब हमारा सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है, सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बीच की कोई इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है, तो सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है। ये 6 प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत ज्यादा काम की हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी जरूरी है। तो इनके नाम आप लोग याद रखें, काफी बार जो है इनका जिक्र आता रहेगा केमिस्ट्री में। और अभी हम लोग बढ़ते हैं भाई आगे। तो अभी तक हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन कर चुके हैं मैटर की। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या था कि मैटर फिजिकली कितनी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक और इनके अलावा प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग उसकी डेफिनेशन जरूर याद रखना। आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर, उसके अंदर जो मैटर है ना वो एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होता, वो आयंस की फॉर्म में होता है, आयोनाइज्ड फॉर्म होती है ये मैटर की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं भाई केमिकल क्लासिफिकेशन पे। केमिकली मैटर कितने तरह का होता है? केमिकली का मतलब है उसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल की कंपोजिशन क्या है ना, पूरी केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, सिंपल स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। केमिकली वो कैसा है, रिएक्शंस कैसी देगा, मॉलिक्यूल्स किस चीज के उसके अंदर हैं, केमिकल बिहेवियर उसका क्या है, उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है भाई इस तरीके की कुछ। यहाँ पर आप लोग इन चारों सब्सटेंसेस को वन बाय वन देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया हुआ है भाई ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस के अंदर क्या है भाई, देखो ऑरेंज जूस के अंदर क्या होता है, नॉर्मल एक वाटर होता है, जैसे हम लोग संतरे को अगर देखें तो उसके अंदर नॉर्मल वाटर होता है, वाटर के अंदर काफी सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, सारे केमिकल कंपाउंड्स मिलके ही उसे ऑरेंज जूस बनाते हैं। तो ऑरेंज जूस के अंदर क्या है, मल्टीपल टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स उसके अंदर हैं, लेकिन हमें देख के ये पता नहीं चलेगा कि हाँ ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है। हमें पीने से भी कोई फर्क पता नहीं चलेगा कि अब हमने ये वाला मॉलिक्यूल पिया है या फिर ये वाला मॉलिक्यूल पिया है, मतलब कि उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है। मॉलिक्यूल्स भले ही बहुत सारे हैं लेकिन कंपोजिशन उनकी बिल्कुल सेम है। अभी इनकी डेफिनेशन हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप लोग इनके अंदर डिफरेंस समझो। सेकंड फिगर में आपको दिख रहा होगा वोटर, जिसके अंदर हमने मिट्टी डाल दी है। अभी हालांकि मिट्टी जो है वो पानी में नीचे बैठ जाती है, लेकिन यहाँ पर ये मिट्टी ऊपर दिख रही है। इसका रीजन पता है क्या है, देखो मैंने ये इमेज बनवाई है चैट जीपीटी से, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने ये इमेजेस वगैरह बनवाई है, तो उसको इतनी जानकारी नहीं है कि अगर मैंने ये बोला है कि एक मुझे ग्लास दो जिसमें पानी के अंदर मिट्टी डाली हुई हो, तो ओपन एआई और ये सब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतना भी नहीं समझ पा रही है कि हाँ मिट्टी नीचे होती है कि पानी नीचे होता है ना। लोग बोल रहे हैं कि एआई कब्जा कर लेगी, उसे यही नहीं पता कि मिट्टी और पानी में भारी कौन है, वो क्या कब्जा करेगी। खैर आप लोग मान लो कि नीचे मिट्टी है और ऊपर पानी है, ठीक है। देखो भाई यहां पर हमें देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पर दो अलग तरीके के कंपाउंड्स हैं, है ना। ऑरेंज जूस में हमें पता नहीं चल रहा था, हमें लग रहा था कि हाँ एक ही तरीके का कंपाउंड है जो इसके अंदर है, लेकिन वहां पर बहुत से कंपाउंड थे, है ना, मल्टीपल कंपाउंड थे, लेकिन हम फर्क नहीं कर पा रहे थे सब में। यहाँ पर दो ही कंपाउंड है और हमें देख के भी पता चल रहा है, और अगर इसको पीने की कोशिश करेंगे तब तो डेफिनेटली पता चल जाएगा कि हाँ अलग अलग दोनों चीजें हैं, पानी नहीं है ये। थर्ड कंपाउंड देखो, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक आयरन रोड, आयरन की ये रोड है, यहाँ पर एक ही एलिमेंट से मिलके ये बनी है, ओनली आयरन।
पीरियोडिक टेबल का कोई दूसरा एलिमेंट ही इसके अंदर नहीं है, एक सिंगल एलिमेंट है प्योर फॉर्म में। अगली बार मैंने लिया हुआ है एक पानी का ग्लास, ठीक है भाई, वाटर ग्लास, इसमें एक ही तरीके के मॉलिक्यूल हैं, H2O प्योर डिस्टिल वाटर है ये, इसके अंदर कोई साल्ट वगैरह भी नहीं है, प्योर वाटर, एक सिंगल कंपाउंड है ये। तो इन चारों कंपाउंड के अंदर हम लोग डिफरेंस समझ गए भाई। आयरन रोड है जो सिंगल एलिमेंट से बनी है, वाटर है जो सिंगल एलिमेंट से नहीं बना लेकिन सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल से बना है, वाटर के मॉलिक्यूल से ये बना है। नेक्स्ट हमारे पास है सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर, इन दोनों का एक मिक्सचर है लेकिन इसके अंदर हम लोग फर्क बता रहे हैं कि एक ऊपर मिट्टी है नीचे पानी है, लेकिन असल में नीचे मिट्टी होती है और ऊपर पानी होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑरेंज जूस है जिसके अंदर भी सेम मल्टीपल कंपाउंड्स हैं जैसा कि पानी और मिट्टी में थे, लेकिन इस बार हम फर्क नहीं बता पा रहे हैं, है ना। ये चार अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट तरीके के मैटर। अब आप लोग ये पूरी फिगर जो है समझ चुके हो, अब बस आपको डेफिनेशन रटवाना बाकी है। देखो मैटर होता है दो तरीके का, या तो प्योर सब्सटेंस होगा या फिर मिक्सचर होगा, या तो उसमें सिंगल टाइप के एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर अलग अलग तरीके के होंगे। मिक्सचर क्या होगा, जिसमें मल्टीपल कंपाउंड्स हमने मिक्स किए हुए हैं, सिंगल तरीके का कंपाउंड नहीं है। प्योर सब्सटेंस क्या होगा, या तो कोई सिंगल एलिमेंट से मिलके बना हो या फिर सिंगल मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस जो है वो होगा भाई कितने तरीके का, दो तरीके का होगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब एक सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का एक ही एलिमेंट था जो कि क्या था हमारे पास, Fe था, आयरन था। लेकिन वाटर के अंदर क्या था, वाटर के अंदर दो तरीके के एलिमेंट थे, हाइड्रोजन था ऑक्सीजन था, उनसे मिलके एक मॉलिक्यूल बना था वाटर, और वाटर के ही डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके ये पूरा वाटर बना था, पूरा ग्लास का पानी बना था। तो दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस है, मतलब प्योर सब्सटेंस का मतलब है या तो सिंगल टाइप का एलिमेंट या फिर सिंगल टाइप का मॉलिक्यूल ही उसके अंदर होना चाहिए। तो उसको हम लोग मैटर की कौन सी क्लासिफिकेशन में रखेंगे, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस के अंदर रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है मिक्सचर। अब ये क्या होता है, मिक्सचर जिसके अंदर मल्टीपल कंपाउंड्स होंगे, या तो मल्टीपल टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं या फिर मल्टीपल टाइप के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। क्योंकि मल्टीपल टाइप के सब्सटेंसेस इस मैटर में प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको मिक्सचर कहा जाता है। अब मिक्सचर भी दो तरीके का हो सकता है, होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस मिक्सचर का फर्क मैं आपको समझाता हूं। देखो होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है कि मल्टीपल टाइप के सब्सटेंस तो उसके अंदर हों लेकिन उसकी कंपोजिशन में कोई भी फर्क ना हो, हम देख के बता भी ना सकें कि काफी सारे कंपाउंड्स इसके अंदर हैं, हमें हर तरफ कंपोजिशन बिल्कुल सेम सी मिले। अब यहाँ पर अगर आप लोग डायरेक्टली मुंह से पीते हो तो आपके हिस्से में कुछ इतना ऑरेंज जूस आएगा, इसका टेस्ट बिल्कुल ऑरेंज जूस जैसा ही होगा। और अगर आप लोग स्ट्रो लगा के पीते हो तब आपके हिस्से में, आपके मुंह में कुछ यहाँ वाला ऑरेंज जूस आएगा, अगर स्ट्रो डाल के पीते हो तो, है ना। स्ट्रो से आप कहीं का भी पी सकते हो, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझो, कंपोजिशन आपको सेम मिलने वाली है। अगर चीनी अच्छे से घुली होगी इसके अंदर तो हर एरिया से टेस्ट आपको सेम फील होगा। तो मतलब मिक्सचर तो ये है लेकिन कंपोजिशन में कहीं भी फर्क नहीं है, तो इसलिए ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हीट्रोजीनियस मिक्सचर में आप लोग फर्क समझ सकते हो, हीट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन सेम नहीं होती। जैसे इस ग्लास में दिख रहा है, ऊपर मिट्टी की कंपोजिशन ज्यादा है, नीचे पानी की कंपोजिशन ज्यादा है। हालांकि उल्टा होता है, आप एआई से ज्यादा समझदार हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इसलिए अपना भी दिमाग लगाना, है ना। खैर ये थी भाई केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, इनकी डेफिनेशंस भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, यहां पर मैं अभी आपको बता देता हूं। मैटर, मैटर ऐसा कुछ भी, ये क्या हुआ, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम, कोई भी ऐसा जो जगह घेरता हो और उसका कुछ मास हो, कुछ वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई कर रखा हो, उसको बोला जाता है मैटर। ये होता है दो तरीके का, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर को ही हम लोग मिक्सचर बोलते हैं,
है ना। प्योर का मतलब सिंगल एलिमेंट या फिर सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके जो बना हो, और मिक्सचर मतलब मल्टीपल एलिमेंट या फिर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स या फिर मल्टीपल कंपाउंड्स उसके अंदर इंक्लूडेड हो। प्योर मैटर में दो तरीके के प्योर मैटर हमारे पास होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में एक सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में 118 होते हैं, उनमें से किसी भी एक एलिमेंट का वो कंपाउंड होना चाहिए। और कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कंपाउंड का मतलब है मल्टीपल टाइप के एटम्स उसके अंदर हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स के एटम्स उसके अंदर हैं। वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या होंगे भाई, कंपाउंड्स के एग्जांपल्स होंगे। इम्प्योर के अंदर दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट कंपोजिशन इन द मिक्सचर। तो ये हो गए हमारे पास क्लासिफिकेशन, इसको केमिकल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, ये हो गई भाई। अब जो प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की, वो बहुत सारी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो फिजिकल स्टेट से रिलेटेड होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि कंपोजिशन हो गया, रिएक्टिविटी हो गया, कंबस्टिबिलिटी हो गया। कंबस्टिबिलिटी मतलब क्या हम उसको जला सकते हैं, क्या हम उसको कंबस्टन करवा सकते हैं। कंबस्टन एक रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो पूरी केमिस्ट्री में ही डिफरेंट कंपाउंड्स की यही प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रिएक्टिविटी मतलब किस तरीके से वो रिएक्शन देगा, कंपोजिशन मतलब उसके अंदर किस टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, क्या उसकी कंपोजिशन है। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये आते हैं, रंग हो गया, सुगंध हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है भाई, तो आज हमने क्या पढ़ा है, मैं मेनली मैटर पढ़ा है, कितने तरह का होता है, फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन उसकी पढ़ी है। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं आज की लेक्चर से। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको अटेम्प्ट करने हैं, 4-5 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। आप लोग हो सके तो इसका आंसर करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस मिक्सचर। चार ऑप्शन मैंने दिए हैं, आपको बताना है होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है। होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है भाई, जिसकी कंपोजिशन सेम हो थ्रू आउट। पहला हमारे पास है वाटर एंड एल्कोहल, पानी और एल्कोहल को अगर हम लोग मिला देते हैं तब क्या वो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा या फिर हेट्रोजीनियस बनेगा। देखो, इनका हमेशा ही होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। वाटर को अगर हम लोग एल्कोहल में डाल दें या फिर वाटर के अंदर एल्कोहल डाल दें तो वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, इसीलिए उसके मिक्सचर को लोग पीते भी हैं। तो वाटर एंड एल्कोहल ये मिलके क्या बनाएंगे भाई, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। पानी के अंदर अगर हम लोग रेत डाल देंगे, वाटर एंड सैंड जो दूसरा ऑप्शन है, वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाने वाले। थर्ड पे वाटर एंड ऑयल, ऑयल भी जो है पानी में नहीं घुलता है, पानी के बिल्कुल ऊपर आ जाता है ऑयल, है ना, तो ये भी होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएगा। नन ऑफ दीज, ये तो गलत ही है। नन ऑफ दीज का ऑप्शन तो देते ही तब है जब चार ऑप्शन ना बन रहे हों, है ना। यहां पर देखो भाई, तो होमोजीनियस मिक्सचर कौन बनाने वाला है, वाटर एंड एल्कोहल। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, इनमें से कौन सा है जो कि एक कंपाउंड है, ये हमको बताना है भाई। देखो, ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है भाई, देखो, ये एक कार्बन का एलोट्रोप होता है, कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन। मतलब ये तीनों क्या है भाई, एक सिंगल एलिमेंट के एटम से मिलके बने हैं, कार्बन के अलावा इनमें कोई दूसरा एलिमेंट ही नहीं होता है। तो ग्रेफाइट क्या है भाई, एक एलिमेंट हम लोग बोल सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ कार्बन है। कंपाउंड क्या होता है, मल्टीपल टाइप के एटम होने चाहिए, जैसे कि वाटर हमारे पास था, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तरीके के एलिमेंट उसमें थे। नेक्स्ट हमारे पास होता है भाई प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, ये एक गैसेस का मिक्सचर होता है जिसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के कुछ एक ऑक्साइड्स होते हैं, है ना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे कि N2O हो गया, N2O5 हो गया, इस तरीके के। और कार्बन के ऑक्साइड मतलब CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इस तरीके के। नेक्स्ट हमारे पास है सीमेंट। सीमेंट के अंदर भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और काफी सारे बाइंडिंग एजेंट्स इसके अंदर डाले जाते हैं, लाइम होता है, इस तरीके के काफी सारे सब्सटेंसेस से मिलके बनता है सीमेंट। तो सीमेंट बेसिकली क्या है, एक मिक्सचर हुआ।
प्रोड्यूसर गैस भी क्या है, एक मिक्सचर हुआ। ग्रेफाइट क्या हुआ, एक एलिमेंट हुआ। लेकिन मार्बल जो है भाई, मार्बल के अंदर एक सिंगल तरीके का ही कंपाउंड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलके जो बना है। हालांकि मार्बल में कुछ इंप्योरिटीज वगैरह हो सकती हैं, लेकिन प्योर मार्बल की अगर बात करें तो उसमें 99% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो मार्बल जो है वो एक कंपाउंड है, मतलब मल्टीपल टाइप के मॉलिक्यूल्स से मिलके वो बनता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं। पहली स्टेटमेंट हमारे पास है, एन एलिमेंट ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं तो उसमें एक ही तरीके के एटम होंगे। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ए कंपाउंड कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। कोई जो कंपाउंड होता है उसको उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात यहाँ पर इन्होंने बताई है। एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम लोग बोलें, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, मतलब कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी उसके अंदर कैप्चर्ड होते हैं। साथ में अगर इसको हम लोग हीट कर दें, इसको अगर हम लोग गर्म कर देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और वाटर जो है इसका निकल जाता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग फर्दर हीट कर दें तब ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो एक कंपाउंड को हम लोग उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बताया है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट का यूज करके, थर्मल मतलब थर्मल एनर्जी का, हीट एनर्जी का यूज करके हम लोग इसको तोड़ रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं जिसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अंदर भी उसको तोड़ के रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो उसको डिकम्पोज किया जा सकता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। हमारा आंसर यहीं से आ चुका है, ऑल ऑफ दीज। सी हम लोग देखते हैं, ऑप्शन सी क्या है, ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस। सभी होमोजीनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन कहा जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पर एक चीज आप लोग समझो, सॉलिड्स के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मिक्सचर को, लेकिन मिक्सचर जो होगा सॉलिड का वो हमेशा ही हिट्रोजीनियस होगा। लिक्विड्स का जो सॉल्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा होमोजीनियस है या हिट्रोजीनियस है, डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब वाटर जो है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सिमिलर टाइप की फोर्सेस उनके अंदर हैं, इसलिए वाटर और अल्कोहल मिलके हमेशा क्या बनाता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। लेकिन अगर हम लोग वाटर को एक ऐसे लिक्विड के अंदर डिसोल्व करें जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती हो, मान लो कोई ऑयल है, पेट्रोल है, उसके अंदर अगर हम लोग वाटर को डिसोल्व करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर दो लेयर बन जाएंगी, क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर घुलते नहीं है, तो वहां पर हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। तो लिक्विड के लिए डिपेंड करता है कि वो कौन सा मिक्सचर बनाएगा, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर अगर वो है तो उसको हम लोग हमेशा सॉल्यूशन ही बोलेंगे। जैसे कि पानी और चीनी को अगर हम लोग मिला दें तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन का हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूशन का मतलब है दो तरीके के कंपाउंड वहां पर प्रेजेंट है लेकिन कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म है। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हमेशा सॉल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट ये भी आ सकता है कि अगर मल्टीपल टाइप की गैसेस को अगर हम लोग इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो वो भी तो एक मिक्सचर बनाएंगे, तो क्या गैसेज के मिक्सचर को भी हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। देखिए ऐसा बोल सकते हैं, सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है, जो प्रॉपर्टीज है, वो उससे बिल्कुल मैच खाती है। सॉल्यूशन का मतलब है मल्टीपल टाइप के कंपाउंड वहां पर प्रेजेंट है और एक थोड़ा सा हाई कंसंट्रेशन में है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोलवेंट बोल सकते हैं, और एक थोड़ा सा लो कंसंट्रेशन में है जिसको हम लोग सोल्यूट बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी काफी हद तक सही है। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस। ए बी सी डी चारों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास सही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, ए प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी। एक प्योर सब्सटेंस जो है वो क्या क्या हो सकता है। देखो प्योर सब्सटेंस हमारे पास
एक कंपाउंड हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, वाटर जो है एक प्योर सब्सटेंस है और एक तरीके का कंपाउंड ही है। एक एलिमेंट हो सकता है, जैसे हमने आयरन रोड की बात की, तो एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस हो सकता है। एन एलिमेंट और ए कंपाउंड, एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर ए बी दोनों सही नहीं है, अकेला सी ठीक हम लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन सी जो है वो बेसिकली यही है कि बोथ ए एंड बी, है ना। इसको ऑप्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बोथ ए एंड बी। और डी है एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर कभी भी प्योर सब्सटेंस हो सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो गया भाई? ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर? कौन सा इनमें ऐसा है जो कि मिक्सचर नहीं है? क्या टैप वाटर जो है, जो नल से पानी निकलता है, वो एक मिक्सचर है? जी हाँ, बिल्कुल है, वो एक मिक्सचर है, क्योंकि नॉर्मल वाटर के अंदर मैंने बताया वाटर तो नॉर्मल होता ही है, उसी के साथ कुछ साल्ट्स भी होते हैं, कुछ सोल्ट्स भी होते हैं, कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं। आरओ वगैरह से जब हम लोग फिल्टर करते हैं तो काफी सारी इंप्योरिटीज जो सॉलिड होती है वो निकल जाती हैं। क्या बचता है? वाटर बचता है और कुछ साल्ट बचते हैं। साथ में जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर के अंदर क्या होता है? डिस्टिल वाटर में सिर्फ H2O होता है, उसमें कोई दूसरा साल्ट होता ही नहीं है। डिस्टिल वाटर में सिर्फ वाटर होता है। तो डिस्टिल वाटर जो है वो किसी भी तरीके का मिक्सचर नहीं है, उसके अंदर एक सिंगल टाइप का कंपाउंड है, वो एक प्योर कंपाउंड है, वो एक प्योर मैटर का एग्जाम्पल है। अगर हम लोग बात करें साल्ट इन वाटर की, तो साल्ट को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो एक सोल्यूशन बन जाएगा, नमकीन पानी बन जाएगा, लेकिन है तो वो एक मिक्सचर ही, भले ही होमोजीनियस हो। ये भी एक मिक्सचर ही हुआ। हमें क्या बताना है? विच वन इज नॉट ए मिक्सचर, मिक्सचर कौन नहीं है? ऑयल को अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो ऑयल तैरने लगेगा, है ना, तो वो क्या बना लेगा? एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर बना लेगा। तो ये भी है तो एक मिक्सचर ही। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि एक मिक्सचर नहीं है? वो है भाई डिस्टिल वाटर। अब डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है ना, लैब के अंदर डिस्टिलेशन वाला जो ऑपरेटस होता है वो क्या करता है? वो वाटर को वेपोराइज कर देता है, जिसको बाद में हम लोग कंडेंस कर लेते हैं। तो अकेला वाटर ही है जो कि वेपोराइज होगा, मिक्सचर वगैरह जो है, इंप्योरिटीज वगैरह जो है वो नीचे रह जाएंगी, सोल्ट वगैरह जो है वो डिस्टिलेशन के प्रोसीजर में नीचे रह जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अकेले वाटर को सक्सेसफुली अलग कर लेते हैं। अब रिएक्शन वगैरह के अंदर अगर हमें यूज करना होता है वाटर, तो हम लोग टैप वाटर यूज नहीं करते हैं, हम लोग डिस्टिल वाटर ही यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है? कहीं ये साल्ट जो है हमारी रिएक्शन में कोई अनवांटेड रिएक्शन ना दे दें, कुछ अपनी दिमाग से लगा के ये कुछ और ना करने लग जाए, तो इसलिए प्योर वाटर वहां पर लिया जाता है जिसके अंदर कोई भी साल्ट ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो गया बी। तो आज हमने पढ़ा है भाई मैटर के बारे में, क्या होता है, कितने तरह का होता है, फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन की स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की। और आज के लेक्चर में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर।